हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर्स किसी साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ कंडीशन को रेफर करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट आवर डेली लाइफ वी डू फील एंशियस इन सर्टेन सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल से कि हम एग्जामिनेशन हॉल में अगर बैठे हैं जस्ट बिफोर एन एग्ज़ाम, वी डू हैव दैट फीलिंग ऑफ फेयर। हमें थोड़ा सा जो है कुछ डर सा आएगा, नर्वसनेस फील होगी, एंशियस फील करेंगे, दैट इज़ एंजाइटी। या फिर से कि इफ़ अगर हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ सम पीपल, तो जब आप स्पीच देने के लिए जाएंगे जस्ट स्पेशली इन द बिगनिंग, आपको जो है एक डर सी टाइप की फीलिंग होगी, यू विल फील नर्वसनेस। वो जो नर्वसनेस है या वरी है, दैट इज़ एंजाइटी। ये जो है नॉर्मल है एंजाइटी। बट जब हम बात कर रहे होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर की, तो ये जो डिसऑर्डर है ये तब हम बोलेंगे जब ये जो फीलिंग है, जो फेयर या नर्वसनेस है, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आ जाए। तो इसीलिए अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर को डिफ़ाइन करें तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जहाँ पर क्या होगा कि ये जो फीलिंग है, कौन सी फेयर, वरी और नर्वसनेस की, ये क्या होगी, ये काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में होगी और परसिस्टेंट होगी। परसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, यानी कंटिन्यूस होगी। आप इसको कह सकते हो कि मुसलसल, लगातार। तो काफ़ी यहाँ पर हम आगे डिफरेंट टाइप्स जो है देखेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के। तो हर एक जो डिसऑर्डर है, क्योंकि उसका एक अलग से करैक्टरिस्टिक फीचर है, तो क्योंकि सभी जो डिफरेंट हैं तो हर एक जो है अलग से एक अपना जो करैक्टरिस्टिक या फीचर होगा, उसका क्राइटेरिया होगा, वहाँ पर हम देखेंगे। बट अभी जो है आप बस इसको इतना समझ सकते हैं सिंपली कि साइकोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पर क्या होने वाला है कि जो ये फीलिंग है कौन सी, कि जिसमें नर्वसनेस आप कह सकते हो या एंशियस जो है इंडिविजुअल फील करेगा, फियर फील करेगा, वो काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में और परसिस्टेंट यानी कंटिन्यूस आप कह सकते हो। जो कि यहाँ पर कहता है कि ये डिसऑर्डर क्या करेंगे कि इंडिविजुअल की जो डेली फंक्शनिंग है या आप कह सकते हो ओवरऑल जो उसकी लाइफ है उसको इम्पैक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें सिलेबस में जो है जो दिया गया है वो डिफरेंट टाइप्स हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, जो हमने पढ़नी है। एक तो फोबिया है, उसके अलावा ओसीडी, जीएडी दैट इज़ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम जो है कवर करेंगे। यहाँ पर बस आप इतना याद रखें कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसके लिए एब्रीवेशन है डीएसएम, ये एक मैनुअल है। मैनुअल यानी आप कह लीजिए एक बुक है जहाँ पर जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उसकी क्लासिफिकेशन दी गई है, जिसको पब्लिश कौन करता है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। अब इस मैनुअल के डिफरेंट एडिशंस होते हैं, जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है दैट इज़ DSM 5। तो यहाँ पर आगे इसलिए कई जगह टर्म आएगी DSM 5, तो वो इसी के लिए है। अब जो डिफरेंट टाइप्स हैं जो डिसऑर्डर्स हैं उनकी, तो उनका जो पहला हमारे पास टाइप आ जाती है एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, दैट इज़ फोबिया। अब फोबिया जैसे टर्म है, इट मीन्स फियर यानी कि डर। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, इट इज़ अ परसिस्टेंट एंड डिसप्रोपोर्शनेट फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। यानी परसिस्टेंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कंटिन्यूस फेयर होगा किसी चीज़ को लेकर के। डिसप्रपोर्शनेट यानी जो प्रपोर्शनल नहीं है, या आप इसको कह सकते हो इररेलेवेंट फेयर। तो ये जो है फोबिया, आप सिंपल इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या है, फेयर है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन का। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो सिचुएशन की अगर हम बात करें तो आप हाइट ले सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको हाइट से डर लगता है, तो ऑब्जेक्ट में हम बात कर सकते हैं से कि कोई एनिमल है, जैसे कुछ लोग जो है वो स्पाइडर से काफ़ी डरते हैं, तो हम बोलेंगे उनको स्पाइडर का फोबिया है या हाइट्स का फोबिया है, अगर हम सिचुएशन की बात करें। तो इसी तरह से जो ये फोबिया है, इसको DSM 5 ने 3 कैटेगरीज़ में जो है डिवाइड किया है। यानी आप कह सकते हो कि फोबिया के 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया जैसे अभी हमने बात की कि ये वो फोबिया है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए होगा। जैसे हमने अभी बात की थी कि अगर किसी को स्पाइडर से या हाइट से डर लग रहा है, तो ये स्पेसिफिक फोबिया की एग्जाम्पल आ जाएगी। इसमें भी जो है 5 जो सब टाइप्स हैं वो रिकॉग्नाइज़ की गई हैं। कौन सी 5 सब टाइप हैं, यानी या तो एनिमल्स जो है उससे डर हो सकता है, जैसे कि स्नेक, स्पाइडर्स वगैरह से। जैसे जो यहाँ पर एक टर्म है एरेक्नोफोबिया, दैट इज़ द फियर ऑफ स्पाइडर्स। स्पाइडर्स के फेयर को के लिए टर्म एरेक्नोफोबिया जो है वो यूज़ की जाती है। इसी तरह से नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे हमने कहा था कि हाइट से डर लग सकता है किसी को, तो हाइट का जो फोबिया है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एक्रोफोबिया। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप जो है याद रखोगे। उसके अलावा सम पीपल दे हैव द फियर फ्राम ब्लड इंजेक्शन या इंजरी। इसी तरह से कुछ जो है वो सिचुएशनल, यानी मान लो कोई टनल में जाने से या ब्रिज जो है अगर वहाँ पर जाता है तो उसको उस चीज़ का फोबिया है।
या एक कैटेगरी आती है अदर्स में, जैसे वोमिटिंग से कुछ को, या यहाँ पर एक और टर्म है स्पेस फोबिया। स्पेस फोबिया जो है इसका क्या मतलब हुआ, वेयर पर्सन हैज़ अ फियर ऑफ फॉलिंग डाउन इफ़ ही और शी इज़ अवे फ्राम वॉल्स और स्पोर्ट, यानी अगर वो ऐसी जगह में है जहाँ पर कोई दीवारें नहीं है या कोई स्पोर्ट नहीं है तो उसको डर होता है कि वो कहीं नीचे ना गिर जाए। जैसे यूजली एक तो ये होता है कि हमें जो जनरल ऐसे किसी चीज़ से डर लगता है, बट फियर में क्या है कि जैसे मान लो अगर आप किसी बंदे को हाइट के ऊपर ले जाते हो तो वो एक स्टिमुलस है उसके लिए, जिससे क्या होगा, वो एकदम से पैनिक हो जाएगा एंड ही विल हैव दैट पीरियड ऑफ एनजाइटी काफ़ी हाई। जैसे आगे हम एक और टाइप पढ़ेंगे पैनिक डिसऑर्डर, तो ऐसा हो सकता है कि जब ज़्यादा हाइट के ऊपर है वो इतना डर है जिसकी वजह से उसको क्या होगा कि पैनिक अटैक आ जाएगा। पैनिक अटैक क्या है हम आगे देखेंगे भी। तो इसी तरह से मान लो अगर कोई जो है स्पाइडर्स की जैसे हमने बात की या स्नेक से डर लगता है, तो जब वो सामने आएगा तो उसको क्या होगा कि एकदम से पैनिक हो जाएगा एंड देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक, जो कि एक स्टिमुलस का काम करेगा। तो यहाँ पर जो है ये स्पेसिफिक फोबिया की हमने बात की। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और टर्म्स भी हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे हाइट का, स्पाइडर का हमने देखा। इसी तरह से फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने से डर जिनको हो, दैट इज़ एवियोफोबिया। इसी तरह से फियर ऑफ इनक्लोज स्पेसिस, उसको क्लेस्ट्रोफोबिया बोलेंगे, और फियर ऑफ नीडल्स को ट्राइपैनो। इसमें जो है हाइट, स्पाइडर और इनक्लोज स्पेसिस का इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद दूसरी टाइप आ जाती है फोबिया की, सोशल फोबिया। जैसे टर्म भी बता रही है कि ये क्या है, ऐसा फोबिया है जो सोशल सिचुएशन में होगा। यानी जहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग की, या मीटिंग न्यू पीपल, नए लोगों से मिलने में किसी को डर लगता है। इसमें स्पेशली ये हो सकता है जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसको जो है डर होता है कि लोग जो है वो किस तरह से मुझे जो है जज करेंगे, या वो जो है थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करेगा। तो ये सोशल सिचुएशन में, जैसे मान लो कि ईटिंग इन पब्लिक, ये भी एक सोशल फोबिया की एग्जाम्पल आ जाती है। और जो थर्ड टाइप है दैट इज़ ओगैरोफोबिया। ओगैरोफोबिया क्या हो गया, तो कहता है इट इज़ अ फोबिया ऑफ बीइंग इन प्लेसेस आर सिचुएशन वेयर एस्केप माइट बी डिफ़िकल्ट और हेल्प माइट नॉट बी अवेलेबल। यहाँ पर यह है कि मान लो अगर कोई इंडिविजुअल किसी ऐसी जगह के अंदर है जहाँ पर उसको लगता है कि अगर कुछ हो जाए तो वो यहाँ से वापस बच के नहीं निकल पाएगा, या फिर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। जैसे मान लो कोई इंसान अगर ज़्यादा क्राउड वाले एरिया में है या किसी ओपन स्पेस में है जहाँ पर उसको लगेगा कि अगर कुछ हो जाता है तो मैं यहाँ से बच के निकल नहीं पाऊँगा, तो वो जो है ओगैरोफोबिया के अंदर आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया हैं स्पेसिफिक फोबिया के, जो कि DSM-5 में दिए गए हैं। हमने इनकी ऑलरेडी जो है वो बात कर ली है, बट स्टिल मैंने इनको यहाँ पर थोड़ा समअप जो है यहाँ पर किया है, बिकॉज़ हम नोट्स वगैरह जो प्रिपेयर करते हैं ताकि जब बाद में अगर आप इसको पढ़ते हो तो ईज़िली जो है आप ताकि इसको कंसेप्ट को समझ पाओ। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो कोई चीज़ स्किप कर रहा हूँ तो विच मीन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, या उतना एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो नहीं है, बट स्टिल नोट्स में जो है हम वो दे देते हैं ताकि बाद में अगर आप सिर्फ नोट्स को देख रहे हो एट द एंड रिवाइज़ करने के लिए, तो आपको कोई भी चीज़ जो है कंसेप्ट जो है उसको समझने में जो है दिक्कत ना आए, वरना ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली कि परसिस्टेंट फेयर होगा जो कि अनरीजनेबल, ये वाली बात। उसके बाद हमने स्टिमुलस की बात की कि जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि अगर हाइट के ऊपर किसी को हाइट से डर लगता है, अगर वो ज़्यादा हाइट के ऊपर होगा तो क्या होगा कि वो क्या करेगा, एक एंजाइटी रिस्पांस जो है क्रिएट करेगा, जिसको हमने कहा था पैनिक अटैक वगैरह भी हो सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं, तो इसलिए मैं इसको आगे चलते हैं। आगे बात की गई है एज ऑफ ऑनसेट की, यानी जो फोबिया है उसके लिए क्या एज होगी स्टार्ट होने के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का फेयर है। जैसे एनिमल फोबिया की अगर हम बात करें, या स्टॉर्म से फोबिया है, या ब्लड वगैरह से, तो कहता है कि उसकी जो एज है वो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि वो स्टार्ट होगी कब, अर्ली चाइल्डहुड में। अगर हम हाइट के फोबिया की बात करें तो कहता है वो टीनेज के अंदर स्टार्ट होगी। और अगर हम इनक्लोज्ड प्लेसेस जैसे क्लस्ट्रोफोबिया हो गया या ड्राइविंग फोबिया हो गया, तो वो कहता है कि एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड के अंदर स्टार्ट होगी। अब यहाँ एक और टर्म है कोमोर्बिडिटी। कोमोर्बिडिटी क्या हो गया कि यानी जैसे कई बार होता है कि अगर एक डिज़ीज़ है तो दूसरी जो कोई डिज़ीज़ जो है वो उसके साथ में आएगी, तो वो दोनों एक साथ होंगे यानी साइमल्टेनियसली, तो उसी को हम बोलते हैं कोमोर्बिडिटी। तो यहाँ पर अगर हम फोबिया की बात करें तो जो लोग स्पेसिफिक किसी फोबिया से जो है वो सफ़र करते हैं उनको दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे भी कौन से डिसऑर्डर्स हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर कुछ डेटा है, हम देखें कि लाइफ टाइम जो प्रेवलेंस है स्पेसिफिक फोबिया का वो 12% है, और अगर हम इंडिया में देखें तो ये 4.2% है, जो काफ़ी कम है बाकी से। यहाँ एक और टर्म आ रही है पैलिंग, दैट इज़ द फियर ऑफ कोल्ड। ये स्पेशली जो है जो चाइनीज़ पीपल हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं।
अब अगर हम काजेज़ देखें तो यहाँ पर ऐसा है कि डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं, सिर्फ फोबिया की नहीं, अगर हम ओवरऑल जितने भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको उनमें यही काजेज़ देखने को मिलेंगे। या तो वो जेनेटिक हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जीन्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो अगर एक जनरेशन में कोई फोबिया है किसी को तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जनरेशन जो हैं उनमें भी उस टाइप का फोबिया देखने को मिले। इसी तरह से इन्वायरमेंट पे भी वो डिपेंड करता है, बायोलॉजिकल फैक्टर या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जो आगे डिफरेंट टाइप्स में हम थोड़ा देखेंगे भी। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप आती है वो है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को हमें मिलता भी है, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप हम बोल सकते हैं। अब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या कहता है, ये क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ क्रोनिक एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल वरी अबाउट मल्टीपल लाइफ इवेंट ऑफ एक्टिविटीज़। यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? क्रोनिक, एक तो पहले आपने ये याद रखना है, ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक का मतलब हो गया जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, लंबे टाइम से चल रहा हो। अब इसमें ऐसा है कि जो इंडिविजुअल है वो कंटिन्यूसली जो है उसको क्या रहता है कि एक्सेसिव अनरीजनेबल वरी, यानी वो किसी चीज़ को लेकर के जो है वो फियर या वरी फील करता है, एंशियस फील करता है। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि मे बी कोई स्पेसिफिक आप कह सकते हो कि सिचुएशन हुई है, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से उसको जो ये एंजाइटियाँ ट्रिगर हुई है, एंड लेटर ऑन जो है उसकी वजह से उसका आप कह सकते हो कि साइकोलॉजी पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है कि वो कंटिन्यूसली इन द स्टेट ऑफ फियर चला गया है। अब कई बार ऐसा होता है कि बंदे को खुद पता नहीं होता कि उसके साथ जो है, या आप कह सकते हो रीज़न क्या है वरी का, बट इंसान जो है वो क्या करता है, जो कि सफ़र कर रहा है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से, वो कंटिन्यूसली फील करता रहता है कुछ फियर, या उसको ऐसा लगता है कि कुछ अजीब होने वाला है। सम टाइम ऐसी फीलिंग आ सकती है कि मैं जैसे मरने वाला हूँ, समथिंग इज़ रॉन्ग देयर। तो कंटिन्यूसली वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो इसी में ही जो है वो क्या करता है कि स्पेंड कर देता है। अब इसमें कहता है कि ये जो एंजाइटी है यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ये किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के साथ नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन आएगी या किसी चीज़ को देखेगा तो तब जा कर के उसको जो है एंशियस फील होगा, बट ये जो है इस किसी टाइम भी जो है कंटिन्यूस, जैसे हमने कहा कि वो फीलिंग आती है, इसीलिए इसको फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कहा गया कि इंडिविजुअल विद GADs परसेंटली, ये हमने जैसे ऑलरेडी बात कर ली कि जो GAD से सफ़र कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली क्या फील करेंगे, एंशियस, फेयरफुल, इवन अबाउट माइनर, यानी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी जो है वो क्या फील करेंगे, एंशियस। जैसे हमने कहा, जैसे मान लो कोई छोटी सी चीज़ हो जाती है, अगर मैं देखूँ यानी आई माई सेल्फ वाज सफरिंग फ्राम दिस डिसऑर्डर अराउंड 5 to 8 years, जो है मुझे काफ़ी टाइम लग गया ओवरकम करने में। इवन माइनर थिंग ऐसा भी कई बार होता था कि मान लो रात को मेरा हार्ट बीट जब होती थी तो मुझे ऐसा कई बार लगता था कि देयर इज़ सम अर्थक्वेक, तो मैं उठ के चेक करता था। मीन्स माइनर थिंग्स, या आपको छोटा सा दर्द हो गया, आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तो इस तरह की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती हैं। अब कहता है वही यहाँ पर बात के कह रहा है कि पीपल विद GAD स्पेंड ग्रेट टाइम डील ऑफ टाइम वरी, यानी काफ़ी टाइम जो है वो इसी में जो है वो लगा देते हैं, वरीनेस, जैसे ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं। उसके बाद ये कुछ क्राइटेरिया हैं DSM-5 के जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, इनकी भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जैसे हमने कहा था क्रोनिक है, तो यहाँ पर कहता है एटलीस्ट 6 months, यानी 6 months या अबो जब होगा तो अब हम बोलेंगे दिस इज़ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, तो ये आप याद रखेंगे 6 months का। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कहता है कि पर्सन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। अब जो इंडिविजुअल है उसको पता है कि दिस इज़ अनरीजनेबल फीलिंग या इस तरह से, बट अनकंट्रोलेबल होती है, ये बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट समथिंग के जानबूझ करके जो है किसी टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअल जो है वो वरी कर रहा है या सोच रहा है, बट ये जो है अनकॉन्शियसली जो है आप कह सकते हो अनकंट्रोलेबल वे के अंदर होता है। तो यहाँ पर कहता है कि एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में कि ये इनमें से ये 6 दिए गए हैं, इनमें से 3 या उससे ज़्यादा जो कंडीशन हैं वो मेट होती हैं। जैसे एक तो यहाँ पर रेस्टलेसनेस की बात की है, आसानी से जो है वो उसको थकावट फील होगी। उसके अलावा कंसंट्रेट करने में जो है डिफ़िकल्टी आएगी। दैन इरिटेबिलिटी, यानी जो इंडिविजुअल है वो इरिटेबल जो है आपको देखने को मिलेगा, इरिटेट हो जाता है ईजिली। मस्टल टेंशन विल बी देयर, और स्लीप डिस्टर्बेंसेस, कई बार मान लो अच्छे से नींद नहीं आ रही या बीच बीच में जो है वो नींद खुल जाती है, तो ये वाली कंडीशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पर जो है पैनिक अटैक, इसकी हम आगे वाले जो डिसऑर्डर है वहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी वो चीज़ें हम कुछ बात कर भी चुके हैं।
सिम्टम्स का ही है, ये आप देख लें। कोरमोबी यहाँ पे अगर हम देखें कोरमोबिडिटी, जैसे हमने कहा था अगर एक है तो उसके साथ दूसरी भी जो है डिजीज़ जो है वो हो सकती है। तो जीएडी जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद फंक्शनल इम्पेयरमेंट एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ हेल्थ। अब इसमें ऐसा है क्योंकि कंटिन्यूसली, क्योंकि अगर आप कहो कि क्योंकि हमने कहा था क्रोनिक डिजीज़ है, तो अगर लंबे टाइम तक जो है साइकोलॉजिकली इस तरह से फील करेगा इंडिविजुअल, तो बाकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं उनके ऊपर भी यानी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वही है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ एडवर्स हेल्थ आउटकम हो सकता है, जिसमें स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ हैं इसका जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर जो है प्रेशर पड़ता है माइंड पे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें हम एंजाइटी आगे जो है पैनिक अटैक का वहाँ पर भी देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के भी चांसेस जो है कहता है कि बढ़ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसका देखें प्रेवलेंस रेट, तो वो कहता है कि 3% फॉर अ पीरियड ऑफ एनी गिवन ईयर, इन 3% के अराउंड है, और लाइफ टाइम प्रेवलेंस जो है वो 5.7% है। इंडिया में जो है 5.8 का दिया गया है। एज जो है कहता है कि एज का कुछ ऐसा नहीं है, बट यूजली ये है कि जो ओल्डर एडल्ट्स हैं वो इसको जो है वो डेवलप करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। उसके अलावा ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कहता है कि जैसे हमने कहा क्रोनिक है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो कहता है कि 12 ईयर फॉलोअप स्टडी, एक स्टडी है जिसने ये रिपोर्ट किया है कि जो 42% पीपल हैं हु आर डायग्नोस्ड विद जीएडी डिड नॉट रिमिट इवन आफ्टर 13, यानी 13 ईयर्स के बाद भी जो है उनमें हमें कोई इस तरह से देखने को नहीं मिलता है। इवन कहता है कि 50% जिन्होंने जो है मान लो थोड़ा सुधार आया भी है, तो उनमें दोबारा से जो है रिकरेंस जो है देखने को मिलता है इसका। उसके अलावा ये कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक हैं जिन लोगों में जीएडी है उनमें देखे जाएंगे, जो हम ऑलरेडी ऊपर जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम दोबारा से जो है रिपीट नहीं करेंगे। तो इसमें जो है सभी चीज़ें हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। बस इसमें ये यहाँ पर आप याद रखेंगे एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, इसका आप याद रखेंगे। कॉर्टिसोल जो है इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे यहाँ पर है व्हेन CRH जो है दिस इज़ कार्टिकल रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो कार्टिकल रिलीजिंग हार्मोन है ये जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बस आप इतना याद रखें, बाकी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। CRH जो है ये जाकर के ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा कि तुम रिलीज़ करो अपना हार्मोन। तो पिट्यूटरी क्या करेगा, ACTI दैट इज़ एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, वो रिलीज़ करेगा। और ये जो ACTH है ये जाकर के दिन एड्रीनल ग्लैंड जो है वो, ये जो ग्लैंड जो है प्रेजेंट होते हैं किडनी के ऊपर, उनको जाकर के जो है स्टिमुलेट करेगा कि कार्टिसोल रिलीज़ करो। तो कार्टिसोल जो है ये रिलीज़ कौन करेगा, ये एड्रीनल ग्लैंड करेंगे, तो जो कि स्ट्रेस के अंदर इसका रिस्पांस है। बाकी यहाँ इतना उसमें नहीं जाना है, आप बस यहाँ पर एक नाम यहाँ याद रख सकते हैं, दिस इज़ द स्ट्रेस हार्मोन। अब यहाँ पर पॉसिबल काजेज़ की बात की है, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि काजेज़ में एक तो जेनेटिक्स भी होता है, उसके अलावा ब्रेन केमिस्ट्री, यानी कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस वाली चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि इम्बैलेंसेज इन सर्टेन ब्रेन केमिकल्स मीन्स कुछ हार्मोन्स के अंदर इम्बैलेंस अगर हो जाता है, जैसे सेरोटोनिन वगैरह जो है ये मूड वगैरह के लिए जो है होते हैं, तो वो जो है उसके अंदर कुछ इम्बैलेंस हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है। या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, मान लो कोई ट्रॉमा या कोई स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन है, कुछ बीमारी है या कुछ उसकी वजह से लेटर ऑन हो गया। या पर्सनैलिटी, जैसे कुछ लोग जो है वो मान लो कि ज़्यादा अगर परफेक्शनिस्ट या फिर मान लो पेसिमिस्टिक हैं, तो वो इस तरह से मान लो कि वो साइकोलॉजिकली थिंक करते हैं कि लेटर ऑन ये चीज़ डेवलप कर जाती है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकेशन में तो कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, जिसमें आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं अगर एग्ज़ाम में भी पूछा जाए कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर्स, ये जो है हेल्प करते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि जो बाकी भी जो डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, उनमें भी जो है ये वाले जो मेडिकेशन है वो हेल्प करेगी। इसका आप बस थोड़ा सा याद रख लें। ये जो है क्या करता है, सेरोटोनिन की लेवल को हाई करता है। सेरोटोनिन भी एक हार्मोन है जो कि मूड को रेगुलेट करता है, बस इतना याद रखना है। उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो होती है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि साइकोथेरेपी के अंडर आ जाता है, यानी कुछ बिहेवियरल थेरेपी है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, CBT कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यहाँ पर यानी कि साइकेट्रिस्ट वगैरह आप कह लो जो है वो बातचीत करेगा उसके थ्रू जो है बिहेवियर को मॉडिफाई करना। तो ये वाली चीज़ें सब इसके अंदर आ जाएंगी। उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है तो हम इसमें उतना देखेंगे नहीं।
डिफरेंट टाइप्स की जो है ये थेरेपी हो सकती हैं। कुछ जो है एक्सपोजर थेरेपी होती हैं, जैसे मान लो हमने फोबिया की बात की थी तो उसके लिए कुछ एक्सपोजर थेरेपी हो सकती है। मान लो जिस चीज़ से डर है तो उसी में जो है बंदे को एक्सपोज किया जाता है कुछ टाइम के लिए कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, ताकि वो उन चीज़ों का आदी हो जाए और आस्ता आस्ता से ताकि उन चीज़ों का जो डर है वो उसके दिल से निकल जाए। तो सेल्फ हेल्प में तो एक तो हमारे पास जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक आप कह सकते हो, मेडिटेशन वगैरह हो गया, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आ गई, तो वो आ जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैनिक डिसऑर्डर। दिस इज़ द थर्ड टाइप। यहाँ पर DSM-5 जो है डिफाइन करता है कि पैनिक अटैक क्या है, डिस्क्रीट पीरियड ऑफ इंटेंस फियर और डिसकम्फर्ट। अब बस आप इतना इसमें याद रखेंगे, इसमें क्या होता है कि पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक भी कहा जाता है कि ये एक पीरियड है, यानी आप इसको कह सकते हो कि जैसे अगर हम यहाँ पर टाइम देखें तो ये कुछ मिनट का भी हो सकता है, अप टू विद 10 मिनट्स। यानी यहाँ पर जैसे अगर हम देखें कि रीच अ पीक विद इन 10 मिनट्स, यूजली आप कह सकते हो कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट जो है इसके अराउंड होता है। और इस टाइम के में होगा क्या कि जो इंडिविजुअल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फेयर जो है वो फील करेगा, यानी उसको काफ़ी ज़्यादा जो है डर लगेगा। इवन उसको ऐसा लगेगा कि आई एम गोइंग टू डाई, मैं तो मरने वाला हूँ, एकदम से फेंट हो सकता है। तो इसी को पैनिक अटैक बोलते हैं। अब इसमें कुछ आपको डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसे डिफरेंट सिम्टम्स दिए भी गए हुए हैं, तो इसमें सबसे कॉमन तो एक आपको चीज़ देखने को मिलेगी, वो हार्ट पल्पिटेशन है। हार्ट बीट जो है वो काफ़ी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़, दिल धड़कने लगेगा, स्वेटिंग होगी, ट्रेम्बलिंग या शेकिंग, ये काफ़ी कॉमनली देखने को मिलेगा। फीलिंग ऑफ चोकिंग जैसे अभी हमने बोला था। और यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास, सेंसेशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये तो आपको जनरलाइज डिसऑर्डर्स में भी या ऐसे भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, बट पैनिक अटैक के टाइम ये चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होंगी। सांस जो है वो फूल जाएगी। और चेस्ट पेन, अब इसमें पैनिक अटैक में एक और चीज़ ये होती है कि चेस्ट पेन होता है, और जो कि ये पेन है ये जाकर के जो बाकी एरिया है शोल्डर वाला, वहाँ पर भी जो है चला जाता है। इवन इन द आर्म वहाँ पर भी चला जाता है, जो कि मिमिक करता है टू दी हार्ट अटैक। तो पर्सन जो है इट मे फील दैट इट इज़ अंडर गोइंग हार्ट अटैक एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये वाली चीज़ें जो है देखने की, ये कॉमन से सिम्टम है। उसके अलावा जैसे हमने कहा था फीलिंग डिजी, एकदम से वो जो है उसका जो हेड है दैट विल बी लाइट हेडेड, सर भारी हो जाएगा, एंड हीट सेंसेशन या चिल्स, ये चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी। तो जैसे हमने कहा था फियर ऑफ डाइंग, उसको ऐसा लगेगा। तो ये काफ़ी इंटेंस पीरियड होता है जहाँ पर ये वाली फीलिंग आती है। तो ये, और आप कह सकते हो कुछ मिनट से लेकर के जो है 10 मिनट्स या इस तरह से अराउंड जो है ये पीरियड होता है। इसी को हम बोलते हैं पैनिक अटैक। अब इसमें जो है कुछ और चीज़ें भी हैं। जैसे यहाँ पर हम अगर देखें, इन केस ऑफ सम पीपल पैनिक डिसऑर्डर में लीड टू एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया जो है वो भी जो है हो सकता है जिनमें आपको पैनिक डिसऑर्डर देखने को मिले। एगोरोफोबिया हमने ऑलरेडी बात की थी। यहाँ पर थोड़ा दोबारा से अगर हम देखें तो ये ग्रीक वर्ड से आया है एगेरो, जिसका मतलब है मार्केट। तो एगोरोफोबिया का मतलब होगा फियर ऑफ मार्केट प्लेस। बट जैसे हमने ऊपर बात की थी कि फेयर ऑफ ओपन स्पेसिस के लिए ये टर्म जो है वो यूज़ की जाती है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कोमॉर्बिडिटी, तो ये जो है जिसको पैनिक डिसऑर्डर है तो उसको बाकी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर मेनली, ये भी वहाँ पर प्रेजेंट होगा, या स्पेसिफिक या सोशल फोबिया और डिप्रेशन, ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी उसमें। जो कि 83% लोगों में ये देखा गया है कि अगर पैनिक अटैक है तो वहाँ पर दूसरी कंडीशन जैसे स्पेशली जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर वगैरह वो चीज़ें प्रेजेंट होंगी। इसका लाइफ टाइम प्रेवलेंस अगर देखा जाए तो वो 4.7 के अराउंड है। और एज अगर देखें स्टार्ट होने की, तो ज़्यादातर अगर हम देखें तो 23 से लेकर के 34 ईयर्स के बीच में जो है ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है इंडिविजुअल्स में। वीमेन के लिए ये यूजली 30 से 40s के बीच में हमें देखने को मिलता है। और अगर स्पेशली कोई स्ट्रेसफुल लाइफ एक्सपीरियंस हो तो उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पैनिक अटैक्स का। तो इसमें भी डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं, जैसे हमने कहा था जेनेटिक्स हो सकता है, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल। बट उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप याद रखोगे, दैट इज़ द रोल ऑफ लोकस सिरोलियस। ये जो है ब्रेन का एक आप कह सकते हो पार्ट है ब्रेन स्टेम के अंदर। तो यहाँ पर इसका रोल है। एंड नॉरएपिनेफ्राइन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, या आप इसको कह सकते हो ये एक हार्मोन भी है। हार्मोन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के तौर के ऊपर भी एक्ट करता है, वो उसमें हमें उतना जाने की ज़रूरत नहीं, बस इसमें आप अगर चाहो तो याद रख सकते हो, वरना इतना पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट
डिसऑर्डर की टाइप आ जाती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे टर्म भी बता रही है कि इसमें ऑब्सेशन और कंपल्शन होगा। तो कहता है इट इज़ द करेक्टराइज बाय अकुरेंस ऑफ अनवांटेड इंट्रूसिव ऑब्सेसिव थाट्स एंड डिस्ट्रेसिंग इमेजेस विच आर यूजली कम। यानी इसमें जैसे हम अगर एग्जांपल लें तो जैसे कुछ लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं किसी चीज़ के साथ से, कि समवन इज़ ऑब्सेस्ड विद से कि उसको साफ़ सफाई का या क्लीनलीनेस के साथ काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, तो वो क्या करेगा कि काफ़ी बार अपना जो है हाथ वगैरह है वो बार बार धोएगा, अपने आप को साफ़ रखेगा, क्योंकि कंपल्शन है अब। तो ये जो है ये ओसीडी के अंदर आ जाएगा, से कि कंटेमिनेशन से उसको जो है वो कंपल्शन है कंटेमिनेशन की, या इस तरह से, तो ये सब उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे, तो ये कह भी रहा है कि कंपल्सिव बिहेवियर जो है परफॉर्म किए जाते हैं क्यों, विद द गोल ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिस्ट्रेस, यानी कि ताकि जो डिस्ट्रेस वगैरह है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए या उससे रोका जाए, या प्रिवेंटिंग सम ड्रेडेड सिचुएशन और इवेंट। यानी जैसे मान लो जो इंडिविजुअल है उसको लगेगा कि मान लो अगर कंटेमिनेशन होगी तो वो बीमार पड़ जाएगा या कुछ, तो ये एक सिचुएशन या इवेंट है, तो वो इससे बचने के लिए क्या करेगा, बार बार हाथ धोएगा, जो हमने एग्जांपल ली। तो वही है कि कंपल्शन में क्या होगा, कैन इन्वॉल्व आइदर रिपीटेटिव बिहेवियर होंगे, जैसे मान लो, या दैट आर परफॉर्म्ड एज लेंथी, यानी एक तो हाथ धोना हो गया, लेंथी क्या हो गया, यानी मान लो कि 10 या 20 मिनट वो सिर्फ हाथ धोने में लगा रहा है, इतना टाइम बार बार चीज़ों को चेक कर रहा है। यानी जैसे मान लो कि गाड़ी लॉक की है या कोई भी चीज़, तो वो बार बार उसको चेक करेगा, हाँ ठीक हुआ है नहीं हुआ है, चीज़ों को जो है एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना या इस तरह की चीज़ें। तो ये कंपल्शन के अंदर या तो ये चीज़ होगी, या दूसरा इसमें क्या हो सकता है कि मेंटल रिचुअल्स भी हो सकते हैं, जैसे काउंट करना, प्रेइंग हो गया, या कुछ वर्ड्स को साइलेंटली बोलना, जैसे मान लो कुछ बोलने से पहले साइलेंटली बंदा पहले कुछ खुद जो है आस्था से बोलेगा, फिर वो बात जो है ऊंचे दूसरे को बोलेगा, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। और अगर हम ऑब्सेसिव थाट्स कहता है कि इन्वॉल्व थीम्स लाइक फेयर्स, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उसको कंटेमिनेशन का फेयर हो सकता है, या ये हो सकता है मैं दूसरे को नुकसान पहुँचा लूँ, ये वाली चीज़ें। जैसे यहाँ पर ये 5 तरह के एक्चुअली हमें कंपल्सिव बिहेवियर देखने को मिलते हैं। एक तो क्लीनिंग का, जैसे हमने एग्जांपल जो अभी ली थी कि बार बार हाथ वगैरह धोना या कुछ। दूसरा आ जाता है चेकिंग का, कि बार बार, जैसे इसकी भी हम बात कर चुके हैं। ऑर्डरिंग, यानी चीज़ों को ऑर्डर में रखना या अरेंज करना हुआ। और काउंटिंग। तो ये 5 जो है हमें कंपल्सिव बिहेवियर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर दिया भी गया है कि कुछ कॉमन जो ऑब्सेशन है जो कि ओसीडी के साथ हैं रिलेटेड, वो एक तो फेयर ऑफ जर्म्स, डर्ट या कंटेमिनेशन है। दूसरा आ गया फेयर ऑफ हार्मिंग वन सेल्फ, कि खुद को नुकसान या दूसरे को ना पहुंचा दे, उस वजह से भी हो सकता है। या फेयर ऑफ लूजिंग कंट्रोल वगैरह। तो ये कुछ चीज़ें हैं, या उसको लगता है कि कुछ चीज़ें जो है वो हमेशा ऑर्डर या सिमेट्री में होनी चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन से ऑब्सेशंस हैं। और एग्जांपल जो है उनकी भी हम जैसे कुछ ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो क्या एक्सेसिव वॉशिंग या क्लीनिंग करेगा, सैनिटाइज़ करेगा, चीज़ों को बार बार चेक करेगा। जैसे हमने एग्जांपल भी ली थी कि गाड़ी का लॉक या ऐसे जनरल कोई है, या स्विचेस को बार बार देखेगा। तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर रिपीट करना बार बार वर्ड्स वगैरह को, या इस तरह से, तो ये उसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर जो काजेज़ हैं उसमें जो ऑलरेडी हमने कहा था जेनेटिक्स वगैरह या जो बाकी बायोलॉजिकल वगैरह इन्वायरमेंटल काजेज़, तो वो भी आ जाते हैं। बट उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं कि जो ब्रेन इमेजिंग है ओसीडी पेशेंट्स की, कहता है कि इट हैज़ शोन एबनॉर्मलिटीज़ इन कार्टिकल एंड सब कार्टिकल रीजन्स, जो कि कहता है कि बेसल गैंग्लिया स्पेशली जो पार्ट है वहाँ पर जो है कुछ एबनॉर्मलिटीज़ देखी गई हैं। तो मतलब कि जिनके अंदर ओसीडी है तो उनके जो ये वाले कार्टिकल सब कार्टिकल पार्ट्स हैं ब्रेन के, वहाँ पर जो है कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो होंगी। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि उनमें क्या होगा कि जो स्कैन्स वगैरह ने भी शो किया है कि हाई लेवल्स ऑफ एक्टिविटी इन ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड सिंगुलेट गाइरस। तो इनके अंदर इसको इतना देखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट यहाँ पर फर्दर इन्फॉर्मेशन हमने जो है यहाँ पर बात की है, क्योंकि ये जो हमने अभी चीज़ें बात की ये वाले टर्म्स में भी आपको ऐसे समझ नहीं आएंगे। बट ये जो है ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं एमेग्डिला, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम वगैरह, इनके साथ जो है एसोसिएटेड है। अब ये वाले जो क्या बोलते हैं पार्ट हैं ब्रेन के, ये एक्चुअली कुछ जो बिहेवियर हैं उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे अभी हमने जैसे बात की जैसे हाइजीन वगैरह का, अग्रेशन वगैरह, तो ये जो चीज़ें हैं
वो यही ब्रेन के पार्ट जो है उनको कंट्रोल करते हैं। तो इसी वजह से अगर इनके अंदर मान लो थोड़ा बहुत कुछ एबनॉर्मलिटी वगैरह जो है वो देखने को मिलेगी, तो उसकी वजह से OCD जो है वो होगा। अब इसमें भी ट्रीटमेंट में डिफरेंट चीज़ें, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि ऑलमोस्ट सभी की ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और CBT वगैरह ये चीज़ें होंगी। यहाँ पर भी जो कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है वो होगी, बट यहाँ पर एक टाइप आती है CBT की, दैट इज़ ERP। ERP क्या है? एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन। ये बस आप नाम इसका याद रखें। इसमें क्या होगा कि ग्रेजुअली हम इंडिविजुअल को एक्सपोज करेंगे, उनका जो डर है ऑब्सेशन के या किसी सिचुएशन के साथ, उसके साथ बार बार, जैसे या मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी थी फोबिया के केस में, तो वो यहाँ पर आ जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास, लास्ट टाइप है, वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसके लिए जो एब्रीवेशन है PTSD हम यूज़ करते हैं। जैसे अब यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ये किस टाइप का होगा, दैट अकर आफ्टर एक्सपीरियंसिंग और विटनेसिंग अ ट्रॉमेटिक इवेंट। मान लो कोई ऐसा इवेंट हुआ है, कुछ ट्रॉमा जो है उसकी वजह से ये डेवलप हो गया, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी मान लो कि लव्ड वन की डेथ हो गई, या उसके बाद या कुछ मान लो कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, कुछ एकदम से उसने ऐसा वैसा कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट देख लिया है, तो उसके बाद जो उसकी साइकोलॉजी है वो इस तरह से हो जाएगी कि ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो डेवलप कर लेगा, जिसका हम क्या बोलेंगे, PTSD, दैट इज़ पोस्ट, जैसे नाम बता रहा है कि पोस्ट मतलब बाद में, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी ट्रॉमा के बाद का स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो यहाँ पर कहता है कि पीपल विद PTSD में हैव परसिस्टेंट एंड इंट्रूसिव मेमोरी, यानी उसको बार बार जो पहली मेमोरी थी, मान लो अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ अचानक से, तो उसको मान लो कि उसकी वजह से जो है डेवलप हुआ है ये डिसऑर्डर, तो बार बार उसको वही वाली जो मेमोरीज़ हैं वो रिकॉल होंगी, और वो चीज़ें उसको नाइटमेयर्स जो है यानी जो ड्रीम्स वगैरह हैं, डरावनी सपने आएंगे, उसको उस चीज़ के फ्लैशबैक आएंगे बार बार, इमोशनल रिएक्शंस जो है रिलेटेड टू ट्रामा, तो ये सब चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी। अब कहता है दे मे आल्सो अवॉइड एनीथिंग, कहता है कि अब वो क्या करेंगे, जो भी चीज़ उनको उस ट्रामा की याद दिला रही है वो उससे चीज़ से जो है अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई लोग हों, जगह हो, सिचुएशन हो, उसको उनको बार बार क्या होगा, नेगेटिव थाट्स आएंगी और फीलिंग्स आएंगी अपने बारे में, दूसरों के बारे में। या दे मे हैव द फीलिंग ऑफ, जैसे यहाँ पर है कि होपलेस या गिल्ट फील होगा, शेम्ड फील होगा, तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा कहता है फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्सेज के अंदर भी चेंजेस आएंगी, जैसे कि वो जो है काफ़ी ईज़िली जो है वो इरिटेट हो जाएंगे, काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाएगा, ट्रबल स्लीपिंग वगैरह, ये सब चीज़ें, कंसंट्रेट अच्छे से नहीं होगा, तो ये चीज़ें हैं। सिम्टम्स ऑलरेडी हमने जैसे वो ऑलरेडी बात कर लिए, तो वही चीज़ें हैं जैसे हमने कहा था कि फ्लैशबैक, नाइटमेयर्स की बात हो गई, अवॉइड करेंगे, वो बात हमने की, नेगेटिव फीलिंग्स होंगी, और हाइपर अरोजल जो हमने कहा कि इरिटेट वगैरह जल्दी हो जाएंगे, तो ये चीज़ें थी। अब इसमें हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं, 3 टाइप हैं PTSD की। एक हो गया अक्यूट। अक्यूट में क्या है कि सिम्टम लास्ट लेस देन 4 वीक्स, कि 4 हफ्ते तक ही सिम्टम्स जो है वो रहेंगे किसी भी इवेंट के बाद। कोई मान लो ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, उसके बाद 4 हफ्ते तक रहा, देन उसको हम बोलेंगे क्या, कि अक्यूट था। क्रोनिक जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 4 हफ्ते से अगर ज़्यादा रह रहा है, मान लो 4 हफ्ते से कुछ महीने या कुछ साल तक भी जा सकता है, तो उसको हम क्रोनिक बोलेंगे। और कम्प्लेक्स क्या हो गया, कहता है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड रिपीटेड ट्रामा, के मान लो कि ज़्यादा प्रोलॉन्ग है या रिपीटेड है, जैसे कि मान लो कि चाइल्डहुड अब्यूज़ था, तो वो चीज़ें जो है दिन लाइफ टाइम मान लो चलेंगी, या बार बार वो चीज़ें, तो वो कम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 टाइप, बस ये आप थोड़ा देख लें। और ट्रीटमेंट में जैसे हम ऑलरेडी सभी डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, तो वही सब में होगा। एक तो साइकोथेरेपी की जो हम बात करते हैं, CBT बिहेवियरल थेरेपी है, या एक्सपोजर थेरेपी की जो हमने बात की थी, वो वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। उसके अलावा मेडिकेशन सभी में ही ये आ जाएंगी, जो वहाँ पर हम ऑलरेडी भी हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो PTSD है उसी के लिए ये एक स्पेसिफिक है, इसको आप याद रखेंगे, दैट इज़ EMDR। EMDR क्या है, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। कहता है इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व मूविंग आइज बैक एंड फोर्थ वाइल रिकॉल, यानी ट्रामा को याद करके जो है आइज़ को जो है बैक एंड फोर्थ जो है मूव करना है, और से कि कोई इंडिविजुअल या कोई साइकेट्रिस्ट है जिसके साथ वो पूरा आप चीज़ें जो है उसको शेयर कर रहे हो, तो दैट इज़ EMDR। बस यहाँ पर बस इतना आपने याद रखना है, EMDR फुल फॉर्म क्या है इसमें, और ये किसके साथ एसोसिएटेड है, PTSD के साथ। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर हमने कवर की हैं। हमने
अगर हम ओवरऑल यहाँ पर थोड़ा सा इसको दोबारा से देखें तो हमने कहा था एंजाइटी डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पर इंडिविजुअल को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है कंटिन्यूसली उसको फीलिंग आती है, किस चीज़ की, नर्वसनेस फील करेगा, उसको डर लगेगा, वरीनेस हो गई। और उसमें हमने कहा कि डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमने कहा एक फोबिया है, फोबिया यानी किसी भी चीज़ का डर, किसी सिचुएशन से, जैसे हाइट से डर फोबिया था। देन हमने ओसीडी की बात की, ओसीडी में हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या होगा कि जो कंपल्शन या हमने ऑब्सेशन की बात की कि किसी चीज़ को लेकर के अगर कोई इंडिविजुअल ऑब्सेस है, जैसे हमने कहा कि मान लो कि यहाँ पर अगर किसी को कंटेमिनेशन का है तो बार बार वो चीज़ों को लंबे टाइम तक हाथ धोएगा। उसके बाद जीएडी की हमने बात की, जो कि हमने कहा क्रोनिक डिसऑर्डर है, लंबे टाइम तक 6 महीने से ज़्यादा, और कंटिन्यूसली बंदा जो है ज़्यादातर टाइम जो है वो डिप्रेस्ड रहेगा और उसी वरीनेस के अंदर जो है रहता है। पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें हमने कहा कि ये शॉर्ट टाइम के लिए जो है एक इंटेंस फेयर वाली फीलिंग आती है, जिसमें हमने कहा कि एकदम से उसके चेस्ट पेन होगा, हार्ट पल्पिटेशन वगैरह होंगी, ये सब चीज़ें। और लास्ट में हमने कहा पीटीएसडी, जो कि कोई ट्रामा हुआ, कोई ऐसा इवेंट हुआ, मान लो कुछ भी हुआ, कोई नेचुरल डिज़ास्टर उसने देखा या कोई लव्ड वन की डेथ थी, उसके बाद जो है उसको जो वो पीरियड होगा तो दैट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की बात की भी की थी। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर।